हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका टेक्निकल इंजीनियर प्लेटफॉर्म में। मैं विजेंद्र बिश्नोई। आज हम बात करने जा रहे हैं COQ, कॉस्ट ऑफ क्वालिटी क्या है। चलिए इस चैप्टर के बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले तो COQ के बारे में जो है जो है कि एक्सपर्ट हैं, क्वालिटी एक्सपर्ट गुरु हैं, मिस्टर जोसेफ एम जुरान है। उनका थॉट ये था कि मैनेजर और वर्कर्स जो होते हैं वो हमेशा क्या करते हैं, प्रोसेस के बारे में बात करते हैं, रिजेक्शन के बारे में बात करते हैं, या ब्रेक डाउन के बारे में बात करते हैं, प्रोडक्टिविटी के बारे में बात करते हैं। बट जो सीनियर लीडर्स होते हैं वो हमेशा इन सब चीज़ों को पैसे में कन्वर्ट करके पैसे के बारे में बात करते हैं। तो इसी चीज़ में क्या हमारे पास नाम निकल करके आता है, COQ कॉस्ट ऑफ क्वालिटी है। कॉस्ट ऑफ क्वालिटी है जो हमारे पास क्या, कॉस्ट ऑफ पुअर क्वालिटी के नाम से भी ये जाना जाता है। और इसका काम होता है कि जो भी थिंग्स है उसको ट्रांसलेट कर दो मनी में। देखो, जब बात पैसे की आती है तो पैसे में क्या बंदा ऑटोमेटिकली क्या होता है कि सोचता ज़्यादा है। और वहीं अगर हम बात करें कि हमारे पास 1%, आधा परसेंट, 2% रिजेक्शन है, 20 मिनट का ब्रेक डाउन है, 15 मिनट का ब्रेक डाउन है, या हमारे प्रोडक्टिविटी जो PPH है वो हमारे पास 1 या 2 इतना ही कम आ रहा है, तो इतना ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। उसी चीज़ को अगर हम बात पैसे में कन्वर्ट करके बोल दें तो हमें क्या पड़ेगा, वो चीज़ें बहुत क्या है, फील होगी, ये चीज़ें होती है। जैसे कि हम PPM वगैरह में निकालते हैं ना, परसेंटेज के रिजेक्शन को PPM में निकालते हैं तो एक बड़ी वैल्यू आ जाती है, फील होता है। उसी प्रकार से जब क्या थिंग्स को, किसी चीज़ को अगर हम पैसे में कन्वर्ट कर देते हैं तो क्या होता है, फोकस ज़्यादा होता है। अब हम बात करते हैं कि जो हमारे पास कॉस्ट ऑफ क्वालिटी है इसको क्या 3 पार्ट के अंदर डिवाइड किया गया है। कॉस्ट ऑफ कन्फर्मेंस है, कॉस्ट ऑफ नॉन कन्फर्मेंस है जिसे COPQ भी कहते हैं, और कॉस्ट ऑफ लॉस्ट अपॉर्चुनिटीज़ है। तो कॉस्ट ऑफ कन्फर्मेंस है उसके अंदर फर्दर 2 टाइप्स में डिवाइड किया गया है, प्रिवेंशन कॉस्ट है, अप्रेजल कॉस्ट है। और कॉस्ट ऑफ नॉन कन्फर्मेंस है, COPQ है, इसको इंटरनल और एक्सटर्नल के अंदर डिवाइड किया गया। COPQ मतलब कॉस्ट ऑफ पुअर क्वालिटी है। और कॉस्ट ऑफ लॉस्ट अपॉर्चुनिटीज़ है उसको डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में फर्दर क्या डिवाइड किया गया है। तो देखिए, सबसे पहले हम क्या करते हैं, कॉस्ट ऑफ लॉस्ट अपॉर्चुनिटी के बारे में बात करते हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कैसे होता है। तो देखिए, कॉस्ट ऑफ लॉस्ट अपॉर्चुनिटीज़ ये होता है कि डायरेक्ट लॉस तो ऐसा हुआ कि जैसे कि हम कस्टमर को टाइम पे डिलीवरी नहीं दे पा रहे हैं, या हमारे पास कस्टमर कंप्लेन आ रही है। तो इस प्रकार के अगर क्वालिटी इश्यूज आ रहा है तो कस्टमर क्या करेगा, हमारे पास से शेयर ऑफ बिजनेस डाउन कर देगा। तो हुआ क्या, इससे डायरेक्ट लॉस हो गया। जैसे कि मान लो हम क्या किसी एक्स कंपनी को क्या कर रहे हैं, हमारे पास मटेरियल सप्लाई कर रहे हैं और हमारी डिलीवरी जो टाइम टू टाइम नहीं हो पा रही है जिस समय उसे चाहिए, या हमारे पास क्वालिटी में कोई दिक्कत आ रही है, तो क्या होगा, जो उसने हमें 5 लाख का ऑर्डर दिया होगा, 5 लाख नंबर्स बनाने का, तो वो क्या करेगा, अपना 2 से 3 लाख हमसे लेगा और बाकी बचा हुआ किसी दूसरी कंपनी को ढूंढ लेगा। तो ये क्या, डायरेक्ट लॉस हो गया। अब सेकंड थॉट हमारे पास है कि इनडायरेक्ट लॉस क्या है। अगर हम बात करें इनडायरेक्ट लॉस क्या है, तो इनडायरेक्ट लॉस ऐसा होता है कि किसी को डायरेक्ट पता ना चल के कोई हमारे पास नया कस्टमर बना है या हमारे पास कोई पुराना कस्टमर है, तो क्या होता है कि हमें जिस जिस प्रकार से हम एक्स कंपनी की बात कर रहे थे उसकी हम क्या डिलीवरी की वजह से भी पूर्ति पूरी नहीं कर पा रहे हैं, यानी जिसे जितना उसे प्रोडक्शन चाहिए नहीं दे पा रहे हैं हम लोग, उतना जितने नंबर्स ऑफ प्रोडक्ट के चाहिए वो नहीं दे पा रहे हैं, या क्वालिटी हमारी डाउन है। तो ये क्या करता है, कहीं ना कहीं क्या करता है, उसके साथ भी बात करता है। इससे क्या होता है, दूसरे लोगों के पास तो दूसरा कस्टमर है उसके पास बात चली जाती है। तो उससे क्या होगा कि वो भी क्या करेगा, इस हमारा शेयर ऑफ बिजनेस से जो डाउन कर देता है। तो ये इनडायरेक्ट लॉस हो गया। यानी कहने का मतलब, वो हमारा नया कस्टमर था या पोटेंशियल कस्टमर जो था, उसे एग्जिस्टिंग कस्टमर से कोई इन्फॉर्मेशन मिली, तो उसने क्या है कहा, यार ठीक है, अगर ये सही नहीं है तो एक काम करते हैं, इससे हम क्या करते हैं, कुछ कम ही लेते हैं, पूरा नहीं लेंगे इससे, और क्या करते हैं। तो इस प्रकार से हो जाता है। तो ये चीज़ हमारे पास है। तो ये कॉस्ट ऑफ लॉस्ट अपॉर्चुनिटीज़ जो होती है कॉस्ट ऑफ क्वालिटी में, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट लॉस से 2 प्रकार की होती है, जिनके बारे में हम बात कर चुके हैं। अब आता है हमारे पास कॉस्ट ऑफ कन्फर्मेंस होता है। तो देखिए, कॉस्ट ऑफ कन्फर्मेंस में हमने दो, प्रिवेंशन कॉस्ट और अप्रेजल कॉस्ट, 2 प्रकार के देखे थे। तो हम सबसे पहले बात करते हैं प्रिवेंशन कॉस्ट क्या है। देखिए, जब हम क्या करते हैं, कुछ अमाउंट क्या इन्वेस्ट करते हैं पुअर क्वालिटी प्रोडक्ट को प्रिवेंट करने के लिए, कि हमारी क्वालिटी क्या है, पुअर ना बने, उसके लिए हम क्या करते हैं, कुछ अमाउंट इन्वेस्ट करते हैं। किसी प्रकार की हम क्या, कोई रिव्यूज़ वगैरह करते हैं, कुछ कंट्रोल लगाते हैं, कुछ ट्रेनिंग प्रोवाइड करवाते हैं, ताकि क्या हो कि जो हमारे पास जो हमारा प्रोडक्ट है उसकी क्वालिटी परफेक्ट बने, पुअर क्वालिटी का ना बने, या कोई सर्विस पुअर क्वालिटी की ना हो। तो इसीलिए
जो हमारे पास होता है इसे क्या प्रिवेंशन कॉस्ट कहते हैं। और ये कॉस्ट क्या है, अप्रेजल और फेलियर कॉस्ट को मिनिमम करता है। अप्रेजल और फेलियर कॉस्ट को क्या करता है, मिनिमम करता है। ध्यान रखिए प्रिवेंशन कॉस्ट होता है। जैसे हम क्या हमारे प्रोडक्ट के बारे में जानने के लिए कुछ मार्केट में रिसर्च करते हैं कि मार्केट में बिजनेस रिसर्च करते हैं कि हमारे पास कैसा है, क्या चल रहा है, तो ये हमारे पास प्रिवेंशन कॉस्ट के अंदर आता है। अब हम क्या करते हैं कि हमारे ऑपरेटर्स हैं या हेल्पर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, मैनेजर्स हैं, इन सबको क्या क्वालिटी ट्रेनिंग प्रोग्राम्स क्या करते हैं, क्वालिटी ट्रेनिंग प्रोग्राम्स के थ्रू जो ट्रेनिंग प्रोवाइड करवाते हैं क्वालिटी की, तो उसमें भी एक कॉस्ट लगती है, ताकि क्या हमारा कम से कम रिजेक्शन बने, हमारा कम से कम जो हमारी क्वालिटी है वो पुअर ना रहे, वो हमारी इंप्रूव रहे, बेटर रहे, अच्छी रहे। इसके लिए हमने ये किया। और कोई कॉन्ट्रैक्ट रिव्यू करते हैं तो ये भी प्रिवेंशन कॉस्ट में आता है। कोई प्रोसेस प्लान रिव्यू करते हैं, देखिए कोई प्रोसेस चल रहा है तो उसके अंदर हमारे पास किस प्रकार से हम क्वालिटी में इंप्रूव कर सकते हैं, उसमें हम प्रोसेस के अंदर कुछ ऐड करते हैं, तो ये भी हमारे पास क्या है, प्रोसेस प्लान रिव्यू भी हमारे लिए क्या प्रिवेंशन कॉस्ट के अंदर आता है। या हम क्या करते हैं, हमारी क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए डिज़ाइन का रिव्यू करते हैं, तो वो भी हमारे पास क्या प्रिवेंशन कॉस्ट के अंदर आता है। या फील्ड का रिव्यू करते हैं, या जो हम जिस सप्लायर से हम मटेरियल ले रहे हैं उसका इवोल्यूशन करते हैं कि हमें प्रॉपर तरीके से जो हमें जिस प्रकार की क्वालिटी का प्रोडक्ट चाहिए वो हमें मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, सप्लायर का एवोल्यूशन भी करते हैं और प्रोसेस कैपेबिलिटी रिव्यू फाइंड करते हैं, जैसे सीपी, सीपीके, पीपीके फाइंड करते हैं। तो ये सारे के सारे इन चीज़ों के अंदर जो भी कॉस्ट हमारी लगती है वो किस में आता है, हमारे पास प्रिवेंशन कॉस्ट के अंदर आता है। अब हम बात करते हैं अप्रेजल कॉस्ट। अप्रेजल कॉस्ट क्या होता है, अप्रेजल से साफ और स्पष्ट लगता है कि हम किसी चीज़ की इन्फॉर्मेशन पाने के लिए करते हैं। अप्रेजल कॉस्ट में हम क्या करते हैं, कोई किसी प्रकार का टू गेट द इन्फॉर्मेशन पाने के लिए, हमारे प्रोडक्ट के बारे में इन्फॉर्मेशन पाने के लिए टेस्टिंग वगैरह करते हैं। तो ये सब चीज़ें कोई किसी भी प्रकार की इन्फॉर्मेशन पाने के लिए प्रोडक्ट के बारे में जो हम कॉस्ट को क्या करते हैं, लगाते हैं, हमारे पास इन्वेस्ट करते हैं, तो स्पेंड करते हैं, तो वो हमारे पास क्या होता है, वो हमारे पास अप्रेजल कॉस्ट होता है। अप्रेजल कॉस्ट आर स्पेंड टू डिटेक्ट डिफेक्ट एंड इंश्योर कन्फर्मेंस ऑफ द क्वालिटी स्टैंडर्ड्स होता है। ठीक है जी। इसकी एक्टिविटीज़ के बारे में जाने, देखिए देखो प्रोटोटाइप टेस्टिंग करते हैं हम, कुछ सैम्पलिंग बनाते हैं। जैसे कोई हमारे पास चेंज होकर के आया है, हमारे पास कोई भी नया मटेरियल आया है, तो हम क्या करते हैं, उसके अंदर पहले 500 600 700 इस प्रकार से पीस बना करके टेस्टिंग करवाते हैं। ठीक है। या फिर कोई फाइनल इंस्पेक्शन करवाते हैं, इसके अंदर हमारे पास लग रहा है इन्फॉर्मेशन पाने के लिए, कहीं ऐसा तो नहीं है कि हमारे प्रोडक्ट में कोई प्रॉब्लम आ रही है लेंथ वगैरह में इस प्रकार से, या किसी प्रकार को डैमेज है, ये पाने के लिए। मेजरमेंट के अंदर जो हम क्या करते हैं, क्वालिटी मेजरमेंट भी करते हैं, तो इसके लिए हमारे पास जो इन कॉस्ट लगती है वो अप्रेजल कॉस्ट के अंदर आती है। आईपीक्यूसी टेस्टिंग, इन प्रोसेस क्वालिटी कंट्रोल टेस्टिंग जो होती है, चाहे हम किसी प्रोडक्ट की करें, लीकेज करें, चाहे उसका पुल फोर्स करें, कहीं पेनिट्रेशन करें, ग्लाइडिंग करें, किसी प्रकार की कोई टेस्टिंग करवाते हैं, तो वो हमारे पास आईपीक्यूसी टेस्टिंग में आता है, अप्रेजल कॉस्ट होती है। कोई मटेरियल हमारे पास आया है तो उसको इनकमिंग मटेरियल इंस्पेक्शन करवाते हैं हम, उसके लिए प्रॉपर एक बंदा रखते हैं, वहाँ से सैम्पलिंग उठाते हैं, जो भी स्टैंडर्ड सैम्पलिंग होती है उनको हम क्या करवाते हैं, सैम्पलिंग करवा करके चेक करवाते हैं इनकमिंग मटेरियल को। तो ये भी किस में आता है, अप्रेजल कॉस्ट के अंदर आता है। और जो हमारा वेंडर है उसका सर्वेलेंस करते हैं, ऑडिट वगैरह करके आते हैं हम वहाँ पर, कि जो वेंडर हमें मटेरियल दे रहा है क्या वो हमारे, जिस प्रकार से हम कुछ प्रोडक्ट ऐसे जैसे बना बना प्रोडक्ट आ चुका है, तो क्या वो हमारे स्टैंडर्ड स्पेसिफिकेशन के अकॉर्डिंग है। तो हम ऐसे प्रोडक्ट को देख के तो बता नहीं पाएंगे उसको, तो हम क्या करेंगे, वेंडर के वहाँ पर जाएंगे, ऑडिट करेंगे, चेक करेंगे कि जिस जिस रेशियो में हमने बोला है क्या उसी रेशियो में केमिकल रिएक्शंस या हमारे पास केमिकल्स को मिक्स किया गया है, क्या उसी प्रकार का रॉ मटेरियल लिया गया है, क्या उसी पैरामीटर्स पर मशीनें वगैरह चलाई जा रही है। तो ये हम वेंडर सर्वेलेंस करते हैं। तो ये हमारे किस में आता है, अप्रेजल कॉस्ट के अंदर आता है। अब हम बात करते हैं कॉस्ट ऑफ नॉन कन्फर्मेंस या COPQ, कॉस्ट ऑफ पुअर क्वालिटी। ये दो प्रकार के फेलियर होते हैं हमारे पास, एक इंटरनल फेलियर कॉस्ट होता है, एक्सटर्नल फेलियर कॉस्ट होता है। तो हम बात करते हैं सबसे पहले इंटरनल फेलियर कॉस्ट। इंटरनल फेलियर कॉस्ट क्या होता है कि जो हमारी कंपनी के अंदर ही, यानी कस्टमर के पास जाने से पहले ही जो हमारा कंपनी का जो सराउंडिंग या हमारा कंपनी का जो एटमॉस्फेयर है उसी के अंदर अगर हम किसी प्रकार के फेलियर को फाइंड आउट कर लेते हैं तो इंटरनल फेलियर होता है वो हमारा। जैसे कि देखें हमारा रिजेक्शन जो होता है, रिजेक्शन हो गया, स्क्रैप है जो, ये भी हमारे पास क्या इंटरनल फेलियर है। रिपेयरिंग का मतलब जो रीवर्क प्रकार का करवाते हैं हमारे पास है, तो इंटरनल फेलियर कराते हैं। कोई डिफेक्ट आ जाता है तो उसको क्या करते हैं, रिपेयर करते हैं हम लोग। तो ये है फेलियर एनालिसिस टाइम यूज़ करते हैं, उस फेलियर को जो फेलियर हो रहा है उसके लिए एनालिसिस टाइम जो कंज्यूम हो रहा है वो भी हमारे पास इंटरनल फेलियर कॉस्ट में ही होता है। कोई हमारे पास इंटरनल ऑडिट के अंदर NC लग चुकी है, प्रोसेस ऑडिट के अंदर लग चुकी है, प्रोडक्ट ऑडिट के अंदर कोई NC लग चुकी है, तो उसको क्लोज करने के लिए जो हम
करते हैं, वो भी हमारे पास इंटरनल फेलियर कॉस्ट में आता है। या हम क्या करते हैं कि हमारे पास है, हमारे ही स्टेज के ऊपर क्या करते हैं, किसी प्रोडक्ट का 100% इंस्पेक्शन करवाते हैं या 200 करवाते हैं, कई कई बार 300% इंस्पेक्शन भी करवा देते हैं, तो ये इंटरनल फेलियर कॉस्ट के अंदर आता है। या कोई रीवर्क होने वाला है तो हमारे पास रीवर्क करवाते हैं हम हमारे लाइनों पर, किसी प्रोडक्ट का कोई डिफेक्ट जनरेट होता है उसका रिवर्क करवा के ओके करवाते हैं, ये भी इंटरनल फेलियर कॉस्ट है। और री इंस्पेक्शन, री शॉर्टिंग और री टेस्टिंग, यानी कई बार क्या आता है, इंस्पेक्शन दोबारा करवाया, शॉर्टिंग करवाई, टेस्टिंग करवाई, तो इनमें जो भी हमारा यहाँ पर मनी वेस्ट होता है तो वो हमारे पास इंटरनल फेलियर कॉस्ट के अंदर आता है, जो कि COPQ का पार्ट है। तो देखिए मोस्ट ऑफ कंपनी जो होती है वो क्या करती है, इंटरनल फेलियर का COPQ बनाती है। ठीक है, कि हमारे पास कितनी मैन पावर लगी, कितना पीपेच आया, किसकी वजह से हमारे पास कितना रिजेक्शन बना है, ये चीज़ें देखने के लिए हम लोग क्या करते हैं, हमारे पास इंटरनल फेलियर कोस्ट का यूज़ करते हैं। अब एक्सटर्नल फेलियर कोस्ट क्या है, जस्ट उसके अपोजिट है। प्रॉब्लम हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर या हमारे जो कल्चर है उसके अंदर ना मिल करके क्या होता है कि कस्टमर के पास चली गई और कस्टमर के एंड पे गई है, कस्टमर पॉइंट पर गई है, तो वहाँ पर क्या करता है, कस्टमर को मिली है, तो ये हमारे पास एक्सटर्नल फेलियर कॉस्ट हो गया। इसमें किस प्रकार की कॉस्ट लगती है हमारे पास, इसमें क्या है कि हम रिप्लेसमेंट, जो हमारे पास बिका हुआ जो मटेरियल था, जो कस्टमर को दे रखा, हमने उस पर रिप्लेसमेंट दें, उसको उसे हटाकर उसे नया दें या उसे रिपेयर करवाएं, तो इसमें हमारे पास कॉस्ट लगती है, ये है। या प्रोसेसिंग इन्वेस्टिगेशन ऑफ कस्टमर कंप्लेंट, जो कस्टमर कंप्लेंट जो आई है उसके लिए प्रोसेसिंग और इन्वेस्टिगेशन करते हैं, तो इसमें जो कॉस्ट लगती है, या हमारे पास कॉस्ट ऑफ टाइम के रूप में यूज़ होता है, तो हमारे पास क्या होता है, ये भी एक्सटर्नल फेलियर का पार्ट है। वारंटी क्लेम करते हैं, जिस प्रकार से हम क्या 5 ईयर 3 ईयर 4 ईयर की वारंटी देते हैं वायरिंग हार्नेस वगैरह के अंदर, तो क्या होता है, इससे अगर पहले वो ख़राब हो जाते हैं तो डिफेक्ट आ जाता है, तो हम क्या करते हैं, वारंटी देते हैं, तो क्या हुआ, क्या कस्टमर के एंड पर जाकर के खराब हुआ, तो एक्सटर्नल हमारे पास क्या वारंटी क्लेम में आ जाएगा। वही अगर हमारी लोकेशन पे होता तो हम क्या उसे रीवर्क कर देते, उसे रीवर्क करवा लेते या स्क्रैप कर देते उसको, अगर नहीं हो पाना। प्रोडक्ट की लायबिलिटी लिटिगेशन कॉस्ट होती है। और इंटरेस्ट चार्जेस ऑन डिले पेमेंट ड्यू टू क्वालिटी प्रॉब्लम आई तो कस्टमर ने क्या है, पेमेंट देने में डिले कर दिया, जिसकी वजह से हमें क्या करना है, इंटरेस्ट पे करना पड़ रहा है उस पेमेंट के ऊपर, क्योंकि हमने भी तो कहीं ना कहीं से लीज पे लिया पैसा ना। और लॉस ऑफ कस्टमर गुडविल एंड सेल्स होता है। कई बार क्या करता है, इस प्रकार से कंप्लेंट ज़्यादा आ जाती है, एक्सटर्नल फेलियर ज़्यादा हो जाते हैं, तो कस्टमर क्या करता है, शेयर ऑफ बिजनेस घटा देता है ऑटोमेटिकली, तो लॉस ऑफ कस्टमर में गुडविल भी हमारे पास लॉस हो गया और सेल्स का भी इम्पैक्ट पड़ता है। तो ये हमारे पास एक्सटर्नल फेलियर है। अब मैं आपको एग्जांपल देता हूँ COP को, कॉस्ट ऑफ पुअर क्वालिटी का क्या है। जैसे देखिए इंटरनल हमारे पास क्या है, कॉस्ट ऑफ स्क्रैप है, जो क्या है, यूनिट ऑफ मेजरमेंट है, हमारे पास नंबर्स में है, 2000 क्वांटिटी है, जिसकी कॉस्ट है 5000 रुपीज़, कॉस्ट पैसे में कन्वर्ट कर दिया हमने। एक इंटरनल हमारे पास फेलियर और हुआ है, रीवर्क है, विजुअल चेकिंग के दौरान और लेबलिंग के दौरान 2000 पीस की क्वांटिटीज़ होती, उनमें 1200 रुपये की कॉस्ट यूज़ हुई है। अब एक्सटर्नल फेलियर देखें तो कस्टमर के पास रिजेक्शन चला गया, 500 क्वांटिटीज, इनकी 5000 वैल्यू है, 10 रुपये का एक पीस है ये। प्रीमियम फ्राइट्स हमारे पास 10,000 भेजना, 10,000 रुपये हमारे पास एक्सटर्नल कॉस्ट में आता है। देखिए प्रीमियम फ्राइट क्या होता है, जैसे देखिए कि हमें कस्टमर को ऑन टाइम डिलीवरी करनी है, जैसे कि मैं आपको बता दूं कि 31 मार्च को हमें डिलीवरी करनी है और हमारा प्रोडक्शन प्लान चल रहा है और सब कुछ सही चल रहा था, परंतु किसी प्रकार का ब्रेक डाउन आ जाता है और ये डिलीवरी जो होनी थी वो हमारे पास कंटेनर के थ्रू होनी थी, बाय वाटर होनी थी, वाटर के थ्रू होनी थी, इस प्रकार से कि शिप वगैरह के अंदर भेज रहे थे हम लोग, परंतु क्या कहते हैं, किसी प्रकार से हमारे पास क्या ब्रेक डाउन आ जाता है या हम उसको टाइम पर कंप्लीट नहीं कर पाते हैं और कस्टमर को टाइम पे पहुंचाना है, तो देखिए जब भी क्या है बाय वाटर भेजेंगे, कंटेनर वगैरह से भेजेंगे, तो उसे 5 से 6 दिन लग जाते हैं, कहने का मतलब डिलीवरी पॉइंट तक पहुंचने के लिए, सोर्स टू डेस्टिनेशन। वही क्या हुआ कि इतने हम लेट हो गए 2 या 3 दिन, तो हम क्या करेंगे, उसी चीज़ को क्या करते हैं, बाय फ्लाइट भेज देते हैं। तो जो हमारे पास जो चीज़ हमारे पास 50,000 में होनी थी, जो चीज़ 50,000 में कंटेनर लेकर के जाने वाला था, वही हमें क्या अब 60,000 रुपये के अंदर बाय एयर भेजना पड़ रहा है, तो 10,000 रुपये जो ऊपर एक्स्ट्रा कॉस्ट लगी है, वो कॉस्ट क्या है हमारे पास, प्रीमियम फ्लाइट है, वो क्या प्रीमियम फ्लाइट है। या किसी ट्रक के थ्रू हमें क्या करना, ट्रांसपोर्ट करना होता है, जैसे कि केरला से, दिल्ली से केरला हम कोई मटेरियल को क्या ट्रांसपोर्ट करना चाह रहे हैं, तो बाय रोड करना चाह रहे हैं, तो ट्रक के थ्रू करना चाह रहे हैं, तो वो ट्रक वाले ने हमसे मांगा कि 50,000 रुपये लगेंगे, पर तुम टाइम पे डिलीवरी देने के लिए, परंतु हम टाइम पे क्या करते हैं, लोड नहीं कर पाए, माल को बना नहीं पाए, लेट हो चुके हैं प्रोडक्ट को बनाने में, तो अब हमें क्या है, टाइम पे कस्टमर को डिलीवरी देने के लिए क्या करना है, हमें कुछ ही घंटों के अंदर वहाँ पहुँचाना है। आज ही जैसे कि हमारे पास प्रोडक्ट बन के तैयार हुआ है और आज ही हमें वहाँ पहुँचाना है, ट्रक के थ्रू तो उसे 4 या 5 दिन 6 दिन लग जाएंगे, तब क्या करते हैं, बाई एयर उसे भेजते हैं, तो क्या होता है, जो एक्स्ट्रा चार्जेस लगते हैं वो प्रीमियम फ्लाइट के अंदर आते हैं।
कस्टमर पेनल्टी लगा देता है, जैसे कि 10,000 रुपये कस्टमर ने पेनल्टी लगा दी है ये प्रॉब्लम आने की वजह से एक्सटर्नल में। और क्या कस्टमर कंप्लेंट जो है उसमें 17,000 रुपये लग चुके हैं, 17,000। वारंटी फेलियर के अंदर 10,000 लग चुके हैं। तो इस प्रकार से एक्सटर्नल फेलियर कॉस्ट 52,000 लग चुकी है, इंटरनल फेलियर कॉस्ट 6,200 रुपीज़ लग चुकी है। तो टोटल हमने क्या किया, अब हम इसे निकालते कैसे COP के टोटल सेल हमने क्या की, यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि 6 लाख की हमने क्या टोटल सेल की है, कितने की 6 लाख की टोटल सेल की है, 6 लाख रुपीज़ की हमने क्या टोटल सेल की है, 1 2 3 4 5, हाँ 6 लाख की हमने टोटल सेल की है। और अगर हम देखें यहाँ पर हमारे पास है 58,200 रुपीज़, 58,200 रुपीज़ जो हमारे पास क्या आ चुका है, यहाँ पर टोटल कॉस्ट COP को खर्चा आ चुका है। तो अगर हम इसको देखें तो हमारे पास 6,000 जो हमारे पास की सेल की है, तो क्या करते हैं 58,200 डिवाइड बाय 6 लाख करेंगे और मल्टीप्लाई बाय हमारे पास क्या कर देंगे 1000 कर देंगे। तो हमारे पास क्या है कि इसके अंदर जो ये कॉस्ट ऑफ पर पार्ट जो हमारे पास आ जाएगी, COP की जो पर पार्ट आ जाएगा 0.097 आ जाएगा, 0.097 आ जाएगा। ये रुपीज़ नहीं है, ये हमारे पास किस में परसेंटेज के अंदर आ गया, ये किस में आ गया परसेंटेज के अंदर आ गया, परसेंटेज के अंदर आ गया। तो ये रुपी नहीं है, इस साइन को हटा देना, 0.097% है हमारे पास। अगर इसी चीज़ को हमें क्या करना है रुपीज़ के अंदर कन्वर्ट कर रहे हैं कि पर पार्ट कितना, रुपीज़ को पर पार्ट के हिसाब से करना चाहते हैं हम लोग। तो हमारे पास क्या है, यहाँ पर देख सकते हैं क्वांटिटी कितनी कितनी हमारे पास है, जो हमने की मान लो ये 6 लाख का सेल किया, कितने प्रोडक्ट है 60,000 किया है या कितना किया है, तो उससे निकाल सकते हैं। तो ये हमारे पास एग्जाम्पल था COPQ का एक। तो देखिए जो ट्रेंड है वो हम डिस्कस कर लेते हैं कि मोस्ट ऑफ जो एवरेज कंपनीज जो होती हैं हमारे इंडियन कंपनीज जितनी भी है, तो उनमें COQ जो कॉस्ट ऑफ क्वालिटी होती है वो 25 से 30% ऑफ टर्न ओवर रहती है, 25 से 30% ऑफ टर्न ओवर रहती है। इस चीज़ का हमें ध्यान रखना, 25 से 30% टर्न ओवर रहती है। इसमें देखिए एक्सटर्नल फेलियर जो होता है वो क्या होता है हमारे पास 10 से 15% क्या होता है एक्सटर्नल फेलियर्स रहता है। एक्सटर्नल फेलियर के अंदर 10 से 15% कॉस्ट रहती है। इंटरनल फेलियर के अंदर अगर हम देखें तो 10 से 12% इंटरनल फेलियर रहता है। मैंने जो यहाँ पर लिखा है ये क्या है, ग्राफ को मेजर करने के लिए यहाँ पर मैंने क्या एक मीन वैल्यू रख दी है उनकी। और अप्रेजल के अंदर 4 to 6% रहती है। और प्रिवेंशन कॉस्ट क्या होती है मोस्ट ऑफ 1% रहती है। तो ये हमारे पास कॉस्ट ऑफ क्वालिटीज़ है। तो बेनिफिट्स क्या है कॉस्ट ऑफ क्वालिटी की, देखिए इसमें तो द स्पीक लैंग्वेज ऑफ मैनेजमेंट, तो ये क्या हमारे पास एक मैनेजमेंट की भाषा है, ठीक है। और हम प्रायोरिटाइज कर सकते हैं क्वालिटी इंप्रूवमेंट प्रोजेक्ट्स को इसी के बिहार पर। और वेस्ट जो हमें क्या हेल्प करता है आइडेंटिफाई करने के लिए वेस्ट इन द सिस्टम के लिए। अलाइन क्वालिटी गोल्स जो हमारे हैं ऑर्गेनाइजेशन गोल्स है वो डिसाइड कर सकते हैं इससे। और हेल्प आइडेंटिफाई कॉस्ट रिडक्शन टारगेट के लिए भी हमारे पास हेल्पफुल है। तो ये हमारे पास क्या था कॉस्ट ऑफ क्वालिटी था। तो आप इसे एक बार पढ़िए और अगर एक बार में समझ नहीं आता तो इसे दोबारा समझिए। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।